बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने कल एसएलओ स्टार्ट किया था जिसके मुताबिक एनलिस्ट करने थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू इन स्टमक ऑर्गन, और हमने देखा कि हमारे पास स्टमक ऑर्गन जो है इसकी 4 लेयर्स होती हैं। म्यूकोजा सबसे इनर लेयर, फिर उससे नीचे सब म्यूकोजा, थर्ड पे आपके पास मस्कुलर लेयर और सबसे एंड पे आउटर मोस्ट लेयर। ये जो 4 लेयर्स हैं, असल में ये 4 लेयर्स 4 तरह के टिश्यूज की बनी है। तो स्टमक ऑर्गन में जब हम टिश्यूज पढ़ते हैं तो हमारे पास वहां पे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो सबसे इनर लेयर म्यूकोजा में मौजूद थे। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। कनेक्टिव टिश्यू सेकेंड लेयर सब म्यूकोजा में होते हैं, और साथ जो सबसे बाहर वाली लेयर है आउटर मोस्ट लेयर इसमें होते हैं। ठीक है, मस्कुलर लेयर मसल टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, थर्ड लेयर मसल टिश्यू की बनी होती है। और यहां पे जो मसल टिश्यू है वो हमने आगे पढ़ा कि वो 2 लेयर्स में होते हैं, एक सर्कुलर और दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल। और फोर्थ हमारे पास नर्वस टिश्यूज हैं जिन्हें हमने आज पढ़ना है। कहते हैं ये आपके पास मस्कुलर लेयर में होते हैं और सब म्यूकोजा लेयर में होते हैं। आपने इनकी लोकेशन याद रखनी है। कनेक्टिव टिश्यू 2 लेयर्स में थे, एक सब म्यूकोजा लेयर और एक आउटर मोस्ट लेयर, और दूसरा नर्वस टिश्यू जो है ये 2 लेयर्स में होते हैं। एक आपके पास है मस्कुलर लेयर और दूसरी सब म्यूकोजा लेयर। जो आपके पास सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो बनी है एपिथेलियल टिश्यू की, जिसे हम म्यूकोजा लेयर कहते हैं। इस म्यूकोजा लेयर में जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, हमने कहा था ये कुछ सिक्रीशंस करते हैं जिन्हें आप कलेक्टिवली गैस्ट्रिक जूस कहते हो। 3 सिक्रीशंस होती हैं जिन्हें मिला के हम गैस्ट्रिक जूस का नाम देते हैं। नंबर 1 म्यूकस की। म्यूकस क्या करती है? स्टमक को अंदर से प्रोटेक्ट करती है। किस चीज से? सेकंड सिक्रीशन से, जो कि HCl है, हाईली एसिड है। ये HCl जो है ये असल में थर्ड सिक्रीशन को एक्टिवेट करता है। और थर्ड सिक्रीशन क्या है? पेप्सिन एंजाइम। HCl ने पेप्सिन को एक्टिव करना है, लेकिन हमें खतरा है कहीं HCl स्टमक को डैमेज ना करे, इसलिए फिर आप देखते हो वहां साथ म्यूकस भी रिलीज हो रही है। अब HCl की मौजूदगी में जब पेप्सिन एक्टिव होती है तो ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन करती है। स्क्रीन को जूम करें। जब प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है तो हम कहते हैं कि स्टमक प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। सेकंड में आपके पास थे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मैंने बताया था इनका काम होता है स्टमक की वॉल में जो डिफरेंट लेयर्स हैं इन्हें आपस में कनेक्ट करना। जब ये स्टमक की लेयर्स को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो हम कहते हैं ये स्टमक को स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहे हैं। और जब स्टमक को स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलती है तो हम कहते हैं उसकी शेप मेंटेन होती है। और अभी मैंने बताया कि कनेक्टिव टिश्यू स्टमक की सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर में भी होते हैं, तो वहां पे इसका काम प्रोटेक्टिव बैरियर बनाना होता है। आउटर लेयर जो है वो स्टमक को बाहर से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, थर्ड हमने पढ़े मस्कुलर टिश्यू। कल हम यहां तक पढ़ चुके हुए हैं। जो मस्कुलर टिश्यू हैं ये तीसरी लेयर बनाते हैं, मस्कुलर लेयर। जब आप थर्ड लेयर को पढ़ते हो ना तो आपको पता लगता है इसमें जो मौजूद मसल्स हैं वो आगे से मजीद 2 लेयर्स बना रहे हैं। उनमें से एक लेयर जो है वो सर्कुलर मसल्स की होती है और दूसरी लेयर जो है वो आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की होती है। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है ना, जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो इससे स्टमक शॉर्ट होता है। ठीक है, ये बात देखो कि जब आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो इनकी कंट्रैक्शन से स्टमक स्मॉल साइज का होगा। जब ये रिलैक्स करेंगे तो दोबारा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं ना, तो सर्कुलर मसल्स की कंट्रैक्शन से स्टमक का डायमीटर कम होता है
और जब वो रिलैक्स करते हैं तो स्टमक का डायमीटर ज्यादा हो जाता है। जब आपके पास लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो कंट्रैक्शन से क्या होता है, स्टमक के अंदर जो फूड पड़ा होता है ये गैस्ट्रिक जूस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। जैसे आप ग्लास के अंदर पानी डालते हो और उसमें कोई शुगर या साल्ट डाल के उसे अच्छे से शेक करते हो, ऐसे ही आपके पास स्टमक के मसल्स जब कंट्रैक्ट करते हैं तो उसमें मौजूद फूड और गैस्ट्रिक जूस अच्छे से मिक्स होता है। जब वो अच्छे से मिक्स होता है तो वहां पे पेप्सिन एंजाइम जो है वो फूड में मौजूद प्रोटीन की डाइजेशन करता है। लास्ट जो हमने आज पढ़ना है, असल में पहले हमने रिवीजन की है, वो है नर्वस टिश्यू। कहता है नर्वस टिश्यू का काम स्टमक के अंदर जो डाइजेशन हो रही है इसे कंट्रोल करना है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि यहां पे इसका काम डाइजेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करना है। ये कैसे कंट्रोल करता है आपको मैं यहां पॉइंट्स की शक्ल में समझाता हूं। सबसे पहले क्या होता है कि स्टमक की वॉल में जो मसल्स हैं जिन्हें हमने अभी पढ़ा है, ये मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं ताकि फूड और गैस्ट्रिक जूस अच्छे से मिक्स हो। यही बताया ना मैंने अभी कि स्टमक कंट्रैक्ट करेंगे, स्टमक के मसल्स, और अंदर फूड और गैस्ट्रिक जूस अच्छे से मिक्स होगा और डाइजेशन अच्छी होगी। कौन बताता है स्टमक के मसल्स को कि उन्होंने कब कंट्रैक्ट करना है? ठीक है, मेरा पॉइंट रेज किया, सुना? कैसे पता लगता है मसल्स को कि हमने कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना है? ये असल में ये जो नर्वस टिश्यूज हैं ये स्टमक के मसल्स को सिग्नल देते हैं। नर्वस टिश्यू से जब सिग्नल आता है तब हम देखते हैं कि स्टमक के मसल्स कंट्रैक्शन करते हैं और फूड की डाइजेशन करते हैं। अगर नर्वस टिश्यू ना हो तो स्टमक के जो मसल्स हैं इनकी कंट्रैक्शन ना हो, और स्टमक मसल्स की कंट्रैक्शन ना हो तो फूड की अच्छे से डाइजेशन ना हो। चूंकि मसल्स की कंट्रैक्शन करवा रहे हैं इसलिए हम कहते हैं कि नर्वस टिश्यू डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहीं पे इनका काम खत्म नहीं होता, ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं, और वो ये कि ये जो आपने पढ़ा था सबसे फर्स्ट टिश्यू थे एपिथेलियल टिश्यू। रिमेंबर, एपिथेलियल टिश्यूज गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर रहे थे। एपिथेलियल टिश्यूज तब तक गैस्ट्रिक जूस रिलीज नहीं करते जब तक नर्वस टिश्यू ने सिग्नल नहीं देता। तो नर्वस टिश्यू दो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। नंबर वन, जब फूड स्टमक में आता है तो नर्वस टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू से कहते हैं कि भाई गैस्ट्रिक जूस रिलीज करो ताकि फूड में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करें। फिर जब गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो जाता है अब ये नर्वस टिश्यू स्टमक के मसल्स को सिग्नल भेजते हैं कि भाई अब आपके पास फूड भी है, गैस्ट्रिक जूस भी है। तो अब जो स्टमक के मसल्स है ना, इन्हें चाहिए कि ये कंट्रैक्शन करें ताकि ये फूड में मौजूद प्रोटीन की डाइजेशन करवा सकें। तो आपने देखा स्टमक के मसल्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं और स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है उसे भी नर्वस टिश्यू कंट्रोल करते हैं। तो जब दो अहम काम इन्होंने करने हैं तो फिर हम सही कह रहे हैं कि नर्वस टिश्यू असल में स्टमक के अंदर जो डाइजेशन हो रही है उसे कंट्रोल करते हैं। अंडरस्टैंड? ये वो चार तरह के टिश्यूज हैं जो मिलके स्टमक का स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इससे मिलती जुलती मेरे पास दो सिमुलेशन है। स्टमक के साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो नर्वस टिश्यू के साथ है कि नर्वस टिश्यू क्या है और नर्वस टिश्यू किस तरह मसल्स की कंट्रैक्शन करता है। जब आप ये समझ लोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि यहां पर मसल्स की कंट्रैक्शन कैसे हो रही है। सिमुलेशन पे आते हैं। पहले आपको मैं मसल्स नर्वस सिस्टम दिखाता हूं। टैब ओपन कर दे, मैं खुद देखता हूं। नहीं, ये नहीं है, एक और टैब उसने ओपन किया है जिसमें दो लिंक्स पड़े हुए हैं। ये सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपकी बॉडी में नर्वस टिश्यू क्या है। ठीक है, हमारे पास नर्वस टिश्यू
आपकी बॉडी का नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। आई होप आपको आइडिया है कि नर्वस सिस्टम क्या है। जरा ये देखो, नर्वस सिस्टम में जब आप ग्रेड 10 में आओगे, 12 में आओगे, तो आपने बच्चों इसको बड़े डिटेल से पढ़ना है। अभी मैं सिर्फ आपको ये एक साइड इंफॉर्मेशन के तौर पे दिखा रहा हूं। यहां पे ना आपके पास असल में ये देखो ब्रेन है, और ब्रेन से पीछे अगर आप देखो ये जो थिक येलो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सेंटर में, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, जिसे हम आसान अल्फाज में हराम मगज कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ये मिलके बनाते हैं हमारा सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। लेकिन अगर आप गौर करो, यहां से कुछ येलो स्ट्रक्चर्स भी अराइज हो रहे हैं, ठीक है। येलो कलर के फाइबर्स हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं और पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं। देख रहे हो, ये आपकी नर्व्स हैं। ये नर्व्स निकलती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, और ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैली होती है। इसे आप कलेक्टिवली कहते हो कि ये आपका नर्वस सिस्टम है। अब नर्वस सिस्टम का काम पता है क्या होता है? यहां से आता है मैसेज, और मैसेज दिया जाता है हमारी बॉडी के मसल्स को। जब आपकी बॉडी के मसल्स को यह मैसेज मिलता है ना, तो हमारे मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं। अब यहां पे स्टमक मसल नहीं है, लेकिन जो चीज आपको यहां समझा रहा हूं ना, स्टमक में भी ऐसे ही होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि गलती से अगर आप गर्म चीज को छूते हो तो फौरन से आपका हाथ पीछे होता है या पांव पीछे होता है, या अगर चुभने वाली चीज जो है किसी कील पे, कांच पे आपका पांव या हाथ आ जाता है, आप फौरन से हाथ पीछे करते हो पता है क्या रहा होता है? ये देखो यहां पे, इसे हम, ये देखो आपके पास वो छोटी सी स्टिक है जो आपके हाथ पे आके अटैच होती है, लगती है, ठीक है। आपने देखना है, ये नीचे स्टिक है जिसके ऊपर कील दिखाया हुआ है, देख रहे हो? यहां से आपको नजर आएगा, ये देखो उस स्टिक के ऊपर कील है। जैसे ही वो आपके हाथ को लगी है, हमारी नर्व्स ने ना, नर्वस टिश्यू ने वो मैसेज लिया है, और मैसेज आया सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये देखो, ये मैसेज लेके आता है, और देखो मसल्स के पास आएगा। ये स्पार्क को आपने देखना है, व्हाइट स्पार्क। ये मैसेज आएगा आपके मसल्स के पास, किससे? नर्वस टिश्यू से। और आपके मसल्स अभी देखना कंट्रैक्ट करेंगे, और कंट्रैक्शन से क्या होगा? आपका हाथ उस तकलीफदेह चीज से अलग हो जाएगा। होता पता है क्या है यहां पे? ये देखो, सबसे पहले आप देखते हो हमारी जो स्किन होती है ना, यहां जब वो कांटेदार चीज आपको आके चुभती है, इसी को हाईलाइट करें, तो आपको ये सिग्नल मिलता है। यहां पे अभी देखना, ये देखो, जैसे ही नीडल आके टच हुई, नर्व इंपल्स सिग्नल जनरेट हुआ। ये सिग्नल कौन लेके जा रहा है? हमारे नर्वस टिश्यू, नर्व है। ये सिग्नल लेके आएगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड इस सिग्नल को आगे भेजेगी मसल्स के पास, और जैसे ही, ये देखो, मसल्स को जैसे ही सिग्नल मिलता है, देखना इसका साइज छोटा हो जाएगा। देखना, ये देखो, इसे कहते हैं मसल कंट्रैक्शन। लेकिन मसल कंट्रैक्शन तब तक नहीं होती जब तक नर्व्स जो हैं उसे मसल कंट्रैक्शन का कहती नहीं है। नोटिस किया? और ये देखो, जब वो कंट्रैक्ट किया तो बाद में दोबारा रिलैक्स हो गया। तो मसल कंट्रैक्शन किसने करवाई? नर्व्स ने, नर्वस टिश्यू ने। जब तक मसल्स के पास सिग्नल नहीं आया, मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हुए। जब मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो ये होता है, ये देखो, ये वो मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड को, उसने मसल्स को सिग्नल भेजा कि तुम कंट्रैक्ट करो, और मसल्स कंट्रैक्ट होने से क्या हुआ? हमने मूवमेंट की है। तो बेसिक चीज जो मैं यहां समझाना चाह रहा हूं, किस तरह नर्वस सिस्टम मसल्स की कंट्रैक्शन करवाता है। यही काम स्टमक में भी होता है। जब आपके स्टमक में फूड और गैस्ट्रिक जूस आ जाता है, तो नर्व्स आती हैं मैसेज लेके स्टमक के मसल्स के पास, और जैसे ही स्टमक के मसल्स को मैसेज मिलता है, वो कंट्रैक्ट रिलैक्स करना शुरू हो जाते हैं, और उसके अंदर मौजूद फूड और गैस्ट्रिक जूस
मिक्स होता है अच्छे से और आपका हाजमा होता है, डाइजेशन होती है। वापस आते हैं स्लाइड पे। हमने स्टमक से रिलेटेड जो एसएलओ है वो यहां कंप्लीट कर लिया है। एक एबनॉर्मेलिटी है जो मैं चाहता हूं आपको पता होनी चाहिए स्टमक से रिलेटेड, इसे आप कहते हो पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर बच्चों क्या होता है, जब आपके पास स्टमक के अंदर ना, स्टमक की जो इनर वॉल है म्यूकोजा वो डैमेज हो जाए। स्क्रीन को हाईलाइट करें, ये देखो, ये आपको कुछ पॉइंट नजर आ रहे हैं जहां पे स्टमक की जो इनर वॉल है म्यूकोजा वो डैमेज हो गई है। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं असोर इन द स्टमक, कि जो स्टमक की वॉल है वो डैमेज हो गई है। जब आपके पास स्टमक की वॉल डैमेज हो जाए उसे हम कहते हैं अल्सर। यह हम आम जिंदगी में भी सुनते हैं कि अल्सर हो गया जी। ज्यादातर अल्सर होता है स्टमक का। स्टमक के अल्सर को हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या है? असोर इन द स्टमक, जिसमें स्टमक की जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग है यानी म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ये डैमेज हो जाए। बाजुकात मसल लेयर भी डैमेज होती है। अगर अल्सर बहुत सिवियर हो जाए ना तो मसल की चारों लेयर्स डैमेज हो जाती हैं। लेकिन अगर एक लेयर भी डैमेज हो गई है तो आप उसे स्टमक का अल्सर कहते हो, यानी पेप्टिक अल्सर कहते हो। ठीक है, ये आपके पास एक अबनॉर्मेलिटी है जो आपके इल्म में होनी चाहिए। हमारा एसएलओ क्लियर है। हमने स्टमक को एज ए ऑर्गन पढ़ते हुए इसके 4 तरह के जो टिश्यूज हैं उन्हें स्टडी किया और उनका फंक्शन पढ़ा है। आई होप आपको यह क्लियर होगा। कोई क्वेश्चन हो, अगर नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट एसएलओ स्टार्ट कर देंगे, एक बेसिक आइडिया ले लेंगे, चाहे वो आज कवर ना हो कल हो। एनी क्वेश्चन? किस किस को चैट जीपीटी का इस्तेमाल आता है? आइडिया है ना? चैट जीपीटी 3.5 फ्री अवेलेबल होता है। बॉयज को आता है ज्यादातर, गुड। गर्ल्स को आइडिया नहीं है? चैट जीपीटी का इस्तेमाल जरूर किया करो। अब देखो, कल एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया मुझसे, सर हिचकी आती है, ये क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड था, जिस वजह से हम उसकी डिटेल में नहीं गए हैं। लेकिन आप लोगों में इतना तजस्सुस होना चाहिए कि आपके पास चैट जीपीटी है, फ्रीली अवेलेबल है, जाके वहां लिख दो। जैसे मैसेज लिखते हो ना, जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आती हो। जैसे आप मैसेज करते हो फेसबुक पे, इंस्टा पे कमेंट करते हो, वैसे ही वहां भी लिख दिया करो। लिख उर्दू ही रहे हो लेकिन रोमन लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश वाले अल्फाबेट्स में। आप देखो चैट जीपीटी आपको वैसे ही आंसर देगा। पहले उससे पूछो हिचकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिर उससे वो कह दो, वो आपको कहेगा कि हिकअप कहते हैं। आप लिखो व्हाट इज हिकअप, हाउ इट हैपेंस, आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। आपको ज्यादा समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको इतना समझ आ जाएगा कि जो हिचकी है ना, ये इसलिए होती है कि हमारे यहां पेट में एक मसल होता है जिसे आप डायाफ्राम कहते हो। ये जो डायाफ्राम है, ये जब कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो आप में हिचकी होती है। एटलीस्ट इतनी समझ आ जाएगी, कुछ तो इल्म में इजाफा होगा ना। एक बात दो बात खुद से पढ़ोगे ना, जब आप लोगों को यह आदत आ जाएगी ना कि हमने चीजें खुद सर्च करनी है, छोटी छोटी बातों पे दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना, आप लोग खुद देखोगे, आपको नॉलेज भी आएगा, आपको समझ भी आएगी, आप में शौक पैदा होगा। तो चैट जीपीटी फ्री ही उसका इस्तेमाल करो। किड्स एजुकेट कैंपस, जी बच्चों आपने हैंड रेज किया हुआ है। फिर आते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पे, पहले किड्स एजुकेट से पूछ लें। सर अल्सर होता क्यों है? गुड क्वेश्चन, मैंने ले लिया, मैं आपको आंसर करता हूं। हाँ जी, किड्स एजुकेट कैंपस। वालेकुम अस्सलाम। सर हम पूछे। स्टमक अल्सर को रिकवर नहीं कर सकते? स्टमक अल्सर को रिकवर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। चले जी, दोनों ही क्वेश्चन अल्सर से रिलेटेड हैं। एक उन्होंने कहा अल्सर होता क्यों है, दूसरा उन्होंने कहा कि रिकवर नहीं कर सकते। अब मैं जो कुछ भी कहूंगा ये आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, याद करना आपके लिए। इस तरह जरूरी नहीं है कि आपसे एग्जामिनर पूछेगा, एग्जामिनर नहीं पूछेगा। एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन सिर्फ एसएलओ बेस करेगा, ठीक है? तो आपने घबराना नहीं है। अल्सर सिंपली क्या है?
आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्पेशली स्टमक में अंदर की वॉल डैमेज हो रही है। अब जरा खुद मुझे याद करवाओ, अंदर जो था वो म्यूकोजा लेयर थी। मैंने आपको अभी अभी बताया कि यहां पे HCl रिलीज हो रहा था। हमें खदशा है कि ये HCl अंदर की जो लेयर है म्यूकोजा, इसको डैमेज कर सकता है। लेकिन मैंने साथ ये भी बताया था कि डैमेज से बचने के लिए वहां एक और सिक्रीशन हो रही थी। क्या नाम था उसका? मैं, ये बॉयज ने हैंड रेस किया हुआ है, बच्चों पहले वाले क्वेश्चन एड्रेस कर लूं, फिर मैं आपकी तरफ भी आता हूं। मुझे बताओ कि जब HCl रिलीज हो रहा था वहां एक और सिक्रीशन हो रही थी, उस सिक्रीशन का नाम क्या था जो HCl से बचा रही थी? JTN स्कूल, JTN गर्ल्स जल्दी। म्यूकस। म्यूकस, ठीक है। हमारे पास कहां गई ये देखो, स्टमक के अंदर HCl के साथ साथ म्यूकस भी स्क्रीट हो रही थी। ये म्यूकस क्या करती है? ये स्टमक को अंदर से कवर कर लेती है, ताकि अगर यहां पे अब HCl आए तो वो स्टमक की म्यूकोजा लेयर को डैमेज ना करे। लेकिन आप लोगों को शादियों पे, स्कूल फंक्शंस पे बहुत ज्यादा खाने की आदत है, और ये आदत बचपन से शुरू होती है और आखिर तक रहती है। एक आधी दफा खाना पेट भर के खा लो, कुछ नहीं होगा, सालों ऐसे ही करते रहो। आज आप शायद 13, 14, 15 ईयर्स के हो और आपके अंदर ये हैबिट डेवलप हो गई है कि हमने ठोस ठोस के खाना है, चटपटी चीजें खानी है, ठीक है, गोश्त खाना है, और आप ये काम 40, 45, 50 साल की उम्र तक करते हो। कितना अरसा हो गया? कम से कम 30 साल हो गए। अब 30 साल तक देखो, आपने अगर गोश्त बहुत ज्यादा खाया है, मसाले बहुत ज्यादा खाए हैं, आपके स्टमक पे लोड पड़ा रहा है। जब आपके स्टमक पे लोड ज्यादा रहा तो ये क्या करेगा? HCl ज्यादा रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि HCl ने उस फूड को डाइजेस्ट करना है। ऐसे ही है ना, फूड आएगा स्टमक में और स्टमक के अंदर उसकी डाइजेशन होगी, और डाइजेशन के लिए हमें HCl चाहिए, क्योंकि HCl जो है वो पेप्सिन एंजाइम के लिए जरूरी है। अब जितना ज्यादा आप गोश्त खा रहे हो, जितना ज्यादा फूड ईट कर रहे हो, उतना ज्यादा HCl रिलीज हो रहा है। और ये एक दिन नहीं हो रहा, एक हफ्ता नहीं हो रहा, कई सालों तक ऐसे ही हो रहा है। तो एक वक्त आएगा ना कि ये HCl आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़ा थोड़ा डैमेज कर रहा था, हमें नोटिस नहीं हो रहा था, लेकिन 15 साल, 20 साल, 30 साल तक जब ये काम चलता रहेगा, अब HCl इतना डैमेज कर चुका होगा कि अब हमें उसके असरात नजर आएंगे। और वो डैमेज क्या होगा कि वो सबसे पहले तो इस म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, फिर वो मजीद इसके नीचे जो म्यूकोजा है उसको डैमेज करेगा। अब हमें उसके असरात नजर आना शुरू होंगे कि हमें खाना नहीं हजम होता, तेजाबियत हो जाती है थोड़ा सा भी खाते हैं, क्योंकि अल्सर होना शुरू हो चुका होता है। तो पहली बात, अल्सर होता क्यों है? अल्सर का इलाज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। पहला काम तो ये करो ना कि आपके पास जो मीट है उसकी क्वांटिटी कम कर दो, ओवर स्टफ ना हो, बहुत ज्यादा ना खाओ, ठीक है। फिर आपके पास प्रॉपर मेडिकेशंस होती हैं जिनको आप यूज करते हो ताकि वो अंदर से स्टमक की रिकवरी करें, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट लेवल है, डिपेंड करता है कि डैमेज कितना हुआ है, उसी लिहाज से इसकी रिकवरी भी है। शाहजहां बॉयज सेंट्रल स्कूल, हाँ जी बच्चों। सर अल्सर से बंदा मर सकता है? दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, माइक पास करके बोलो। अल्सर से इंसान मर सकता है? अल्सर से इंसान तब मर सकता है जब अल्सर आपके स्टमक की चारों लेयर्स को डैमेज कर दे। जब चारों लेयर्स डैमेज होगी तो इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है आपके स्टमक से चीजें खाना जो है वो निकल के आपके पेट पे आना शुरू हो गया है, और वहां के बाकी ऑर्गन्स को वो इफेक्ट कर रहा है, वहां इंफेक्शन होना शुरू हो जाता है। फूड है ना, फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ना भी ग्रो कर रहे हो तो वो जब आपके स्टमक से लीक होगा तो आपके बॉडी ऑर्गन्स को असरअंदाज होगा, और आपके बॉडी ऑर्गन्स के अराउंड जो फ्लूइड है वो फ्लूइड आना शुरू होगा स्टमक में। अगर आप इलाज नहीं कर रहे हो, केयर नहीं कर रहे हो, तो सब कुछ नुकसानदेह है, बिल्कुल इतना डैमेज हो सकता है। लेकिन इतनी तकलीफ दे चीज होती है कि आप उस लेवल से पहले ही आपको समझ आ जाती है कि मैंने खाना कैसे खाना है। और कोई क्वेश्चन?
हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर जी, जब बॉडी को इंजेक्शन लगता है, जब सुन करते हैं, तो हमारा मैसेज आगे क्यों नहीं जाता? क्योंकि आपके रिसेप्टर्स जो हैं, देखो ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो जाता है कि आपको एनेस्थीसिया के दौरान बेहोश किए बगैर ही वो आपकी सर्जरी कर रहे हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं, आपको पेन फील नहीं होती। जब आप 10 क्लास में आके ये नर्वस सिस्टम पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा कि आपके पास रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, वो सारी लंबी बात है। अगर आप कोई ऐसे केमिकल्स यूज कर लो जो रिसेप्टर्स को इनएक्टिव कर दें तो आपको पेन फील ही नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन है जी, लिटिल स्टार्स मॉडल स्कूल शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमने पढ़ा है स्टमक वाल से पेप्सिनोजिन, HCl और म्यूकस जो है वो रिलीज होता है। हाँ जी। सवाल मेरा थोड़ा सा इन डेप्थ भी और इररेलेवेंट भी है कि इन लेयर्स के अंदर ऐसी कौन सी अलाइनमेंट होती है जो इन एंजाइम्स को रिलीज करती है और कंटिन्यूसली जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये हमारी बॉडी में रिलीज होते रहते हैं। कौन सी अलाइनमेंट होती है, जरा इस लफ्ज को आप एलैबोरेट करें, क्या पूछना चाह रहे हैं? अलाइनमेंट से क्या अलाइनमेंट मुराद से बोलिए? मुराद इनके अंदर ऐसी कौन सी प्रोसेसिंग हो रही होती है जिसके थ्रू कंटिन्यूसली, अब आपने ही कहा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इट इज क्वाइट हार्मफुल फॉर आवर मसल्स, तो ये कंसिस्टेंट हमारी बॉडी से ही बन के तो उसी में जनरेट होके और वो ऑर्गन्स में रिलीज हो रहा है। हाँ जी, ऑर्गन्स में नहीं, स्टमक में रिलीज हो रहा है। स्टमक में। अगर आप ओवरऑल थोड़ा सा मुझसे जो समझना चाह रहे हैं, मेरी जो इसमें राय है, सबसे पहले हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, बच्चों ने भी सुनना है जी, आपके भी इल्म में इससे इजाफा ही होगा। हमें चाहिए एनर्जी। एनर्जी का हमारे पास मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनमें भी जो बड़ा कॉमन सोर्स है वो है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का लेवल जब बॉडी में ड्रॉप करेगा ना, हमें अब भूख लगेगी, और भूख जब लगेगी तो उसका एक सिग्नल ये होता है, आपके स्टमक में ही ना ये मसल कंट्रैक्शन बड़ी स्ट्रांग होती है, जिसे हम कहते हैं भूख की वजह से पेट में दर्द हो रही है। वो असल में यही मसल्स होते हैं जो बड़ा स्ट्रांग कंट्रैक्ट करते हैं। और ये कब कंट्रैक्ट करते हैं? जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाता है। इसका मतलब होता है अब खाना खाओ ताकि बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा हो और हमें एनर्जी मिले। एक काम तो ये हो रहा है कि हमें बॉडी को मुसलसल एनर्जी देनी है, जिसकी वजह से हमें मुसलसल पेट में कुछ ना कुछ वक्फे वक्फे से डालते रहना है ताकि हमारी वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो। एक चीज। दूसरा, आप देखते हो कि आपके पास जो फूड आया है, बच्चों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, जो फूड आया है वो डायरेक्टली स्टमक से आगे इंटेस्टाइन में नहीं जाता। फूड को कुछ देर के लिए स्टमक में रोका जाता है। इसलिए हम लफ्ज यूज करते हैं कि स्टमक फूड को आर्जी तौर पे स्टोर भी करता है। हम कहते हैं स्टमक टेम्परेरीली स्टोर्स फूड। इसका मतलब यह होता है कि जो फूड स्टमक में आ रहा है वो यहां कुछ देर ठहरेगा, फिर वो आराम आराम से वक्फे वक्फे से इंटेस्टाइन में जाएगा। जब फूड स्टमक में ठहर रहा है तो इसका मतलब है कि अब वहां पे गैस्ट्रिक जूस भी रिलीज होगा ताकि वो स्टमक में ठहरे हुए फूड को आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट करना शुरू करे। ठीक है, और जब आपके पास गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब है वहां HCl भी रिलीज हो रहा है। तो HCl की सिक्रीशन वहां पे होती रहेगी क्योंकि आपको फूड चाहिए। अब आप कहते हो चूंकि मुझे अल्सर का खतरा है, मैं खाना नहीं खाता कुछ घंटे ताकि मेरी बॉडी में स्टमक में फूड ना हो, पेप्टिक जूस ना हो, HCl कम से कम हो ताकि मेरा स्टमक सेहतमंद रहे। लेकिन आप जैसे ही कुछ देर के लिए खाने का वक्फा लोगे, जैसे रमजान में होता है 12-12 घंटे 14 घंटे खाना नहीं खा रहे हो, लेकिन आपको उसका इफेक्ट फौरन शो हो जाता है कि आपकी बॉडी कहती है वो इसके लिए तैयार नहीं है। आपकी बॉडी इस चीज के लिए नहीं बनी कि एक दफा पेट भर के खा लो फिर आगे 2-2 दिन 3-3 दिन कुछ ना खाओ। आपको फौरन भूख का एहसास होता है। और मजे की बात बताऊं, आप खाना देखते हो, क्या खाना देखते साथ मुंह में पानी नहीं आता? होता है ना? एग्जैक्टली यही काम स्टमक में भी होता है। जब आपको खाने की खुशबू आती है, आप खाना देखते हो, इवन बहुत शदीद भूख लगी है, खाना सामने भी नहीं है, सिर्फ जहन में ही लाते हो ना, तो आपके माउथ में स्लाइवा रिलीज होता है और आपके स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, क्योंकि आपकी बॉडी ऐसे बिल्ड हुई है।
उसे एक खास टाइम के बाद फूड चाहिए जिसकी वो डाइजेशन करे। तो आपने खाना नहीं खाया, खाना देखा भी नहीं, तब भी गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहे हैं, और गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहे हैं तो HCl भी रिलीज हो रहे हैं। इवन आप अगर सुबह खाना नहीं खाते हो और ऐसे ही स्कूल आ जाते हो, यह भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। ठीक है, इससे भी आप देखते हो स्टमक की हेल्थ इफेक्ट हो रही होती है, क्योंकि यहां पे आपके पास वो हंगर पैंग शुरू हो जाती है और गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, जो कि आपको ये एहसास दिलाता है कि अब भूख लग रही है। तो आपकी बॉडी की बिल्डिंग ही ऐसी है कि उसे हर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद फूड चाहिए। आप फूड नहीं दोगे तब भी आप देखोगे कि यहां पे गैस्ट्रिक जूस की स्क्रीशन, स्लाइवा की स्क्रीशन माउथ में शुरू हो जाएगी। तो ये निजाम अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है उसके अंदर मौजूद जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, उन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। खाना दे रहे हो तब भी कर रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हो तब भी अपनी स्क्रीशन करके आपको एहसास दिलाते रहेंगे कि फूड की जरूरत है। चलिए जी, हमारा टाइम हो गया है। जो भी क्वेश्चन है हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको पढ़ो अच्छे से। अभी हमारी स्पीड स्लो है, सिर्फ मकसद ये है कि आप साथ कम्युनिकेट करते रहो, लेकिन हमने इसको आगे स्पीड अप करना है। ये आज हमने बहुत थोड़ा पढ़ा है, तो अपने आप को गियर अप करो ताकि आने वाले वक्त में आपने अपनी स्पीड हमारे साथ मैच करनी है। इसको हमने बहुत लेंथी नहीं चलाना। मकसद फायदा तभी है जब आप नई बुक्स के साथ सेशन शुरू करो, आपने ये सारा कुछ ऑलरेडी पढ़ लिया हो और आपके लिए अगला काम बड़ा आसान हो चुका हो। ठीक है, गुड लक, अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन है तो टाइप कर दो, मैं आपको बाद में आंसर करूंगा।